अच्छा वो एसडी कॉलेज ये काफ़ी बहुत हम सब के लिए खुशी की बात है कि हमने एक ऐसा एक मौजूद के तहत गुफ्तगू का आगाज किया है और उसके पहला पड़ाव है जैसा कि आपको दावत से मालूम हुआ होगा और उसमें जिस तरह से आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है और जिस तरह से आपकी शमूलियत है उससे लगता है कि हम इस प्रोग्राम को आगे तक ले जा सकेंगे। जी जी बुनियादी बात यह है कि इस उन्वान के तहत खास तौर से साझी विरासत और शमा हर रंग में जलती है, इस पर गुफ्तगू का आगाज किस तरह से किया जाए, क्योंकि आम तौर से मेरी अपनी समझ की तरह मैंने जब कई बार हम लोगों का डिस्कशन हुआ और मैं खास तौर से जब गिरिराज इसको मधु करने के लिए गया इस प्रोग्राम के लिए तो पहली बार में ही उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको तुम लोग किस तरह से समेटोगे। मैंने कहा सर आप सबके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई एक पहलू ले लीजिए या तमाम पहलू पर गुफ्तगू कीजिए, लेकिन मेरे लिए मैं जो सवाल बार बार करता था वो कर रहा हूँ कि क्या साझी विरासत का मतलब सिर्फ हिंदू मुसलमान या तमाम इंसानी दुनिया है, क्योंकि जब हम दो लोगों की बात करते हैं तो बाकी बहुत से लोगों को छोड़ सकते हैं, या हम अपने आप या हम इतने ज्यादा मुस्तादिम या इतने ज्यादा कश्मकश में मुब्तला हैं कि हमें अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता दुनिया में। बहुत सारे सवाल साझी विरासत को लेकर के मेरे दिमाग में, क्योंकि हावी मौजू हो जाता है हिंदुस्तान पे, लेकिन आज ये कश्मकश किसी तरह की भी वो पूरी दुनिया में। मुझको एक सहारा मिला अमृत सेन की किताब आइडेंटिटी एंड वायलेंस से। उन्होंने अपनी किताब का आगाज ही किया कि जब मैं इंग्लैंड के बाहर से इंग्लैंड लौटा तो इमिग्रेशन पर मुझको हिंदुस्तानी पासपोर्ट होने की वजह से रोक लिया गया और काफी तफसीलात पूछी जाने लगी और वो ये समझा कि शायद ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं ये इस पते पे जो इनका पता लिखा है इमिग्रेशन फॉर्म का उस पर मेहमान हैं। तो उसने पूछा कि क्या आप इस पते पर जो आदमी रहता है उसके दोस्त हैं? अमृत सेन कहने लगे मैं थोड़ा सा रुका और मैं सोचने लगा कि क्या वाकई मैं अपना दोस्त हूं? तो कहने लगे थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने अपने आप को जवाब दिया कि हाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं कि मैं अपने आप से दोस्ती रखता हूँ, लेकिन अगर मैं अहमकाना बातें अपने आप से करूं तो उससे ज्यादा मुझसे बड़ा कोई मेरा दुश्मन नहीं है। तो भाई जाहिर सी बात है कि बहुत सी अहमकाना बातों का जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बहरहाल क्योंकि हमारे सामने बहुत से मसाइल हैं और सब डिस्कस होने हैं हमें, लेकिन वो एक आमतौर से जो बात होती है कि हमें सियासी समाजी माशी हर सतह पर बात करनी है, लेकिन एक छोटी लकीर के आगे एक लंबी लकीर खींचनी है ताकि वो वादे तौर पर दिखाए। बहुत सारे किस्से कहानियां बातें और अच्छे और खराब सब तरह के हमारे सामने मौजूद हैं, इसीलिए हमने दो बहुत ही अहम लोगों को जो अपने अपने काम में बहुत माहिर हैं और दोनों में एक जो उम्र का फर्क है वो एक नई पीढ़ी को बिल्कुल नई पीढ़ी को की नुमाइंदगी करते हैं। शरद जायसवाल हैं कानपुर के वो, लेकिन इस वक्त महात्मा गांधी हिंदी यूनिवर्सिटी में वो विमेंस स्टडीज में काम कर रहे हैं। और दूसरे तो हमारे बहुत मुअज़्ज़िज़ नंदकिशोर आचार्य, इनका तारुफ कराने की तो कोई जरूरत है नहीं।
बहरहाल जब इतना मौका आएगा मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग उर्दू के भी मौजूद हैं, तो मैं उनका मुख्तसर सा तारुफ पेश कर दूंगा। और इसी सिलसिले में और शरद का जो काम है वो बहुत वाज़े और बहुत ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। उनकी मुलाजमत, उन्होंने सबसे पहले मेरी जो उनसे वाबस्तगी हुई थी कि उन्होंने एक फिल्म का CD मुझको दिया था, सैफरॉन वार अगेंस्ट द नेशन। ये इनकी टीम का एक अप्रोच था। और उसके बाद अभी जो उनका एक काम सामने आया, डॉक्यूमेंटेशन भागलपुर के फसादात पर, उन्होंने बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन 25 साल बाद पहली बार, और बहुत सारे वो काम करते रहते हैं और बाकायदा वो सफर में अक्सर ज़्यादातर रहते हैं। मैं उनका ये मुख्तसर तारुफ हूँ, बाकी उनकी बातें उनका तारुफ हूँ। मैं शरद जायसवाल को बुला रहा हूँ। अच्छा वो मैं विषय परिवर्तन के लिए, क्योंकि सोच में बहुत सारी बातें डायमेंशंस निकल के आए थे। तो हालांकि प्रेमवत जी क्योंकि बोलने से भागते बहुत है, या वो भी लिखता तो बहरहाल उनकी एक जो तारुफ उनका है वो यही है कि वो कहानीकार हैं, इतिहासकार हैं। उनकी दो बहुत मार्वेलस किताबें हैं जो हिंदी में बहुत ज्यादा पढ़ी जाती हैं, भारतीय राजनीति के 2 आख्यान और भारत विभाजन की अंता कथा। और उनका एक नॉवेल वह वहाँ कैद है, ये धर्मस्थल 1990 में लिखा गया था, वे वहाँ कैद है। लेकिन आज आप 2019 में पढ़िए तो ऐसा लगता है कि जनवरी 2019 में ये नॉवेल लिखा जा रहा है। इस तरह की पेशेंट कोई जाहिर सी बात है हमारे राइटर्स करते रहे, या उनका ये जो सिलसिला रहता है कि ऐसा लगता है 100 साल पहले की पढ़ी चीजें भी, लिखी हुई चीजें भी लगता है कि आज लिखी गई है। तो विषय परिवर्तन के लिए मैं प्रेमवत जी को दावत दे रहा हूँ, वो आए और इजाफा करें। बहुत से लोग पूछते हैं और उसको सुनने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या सचमुच हमारी कोई विरासत है। नहीं पता बच्चों को, नई पीढ़ी को भी हमारे पास कोई विरासत है। हमारे पास मतलब हमारे समाज के पास, हमारे देश के पास, हमारे मुल्क के पास विरासत ऐसी कोई चीज़ है, और अगर है तो साझी किस तरह है, ये क्या होता है, साझी विरासत ऐसी चीज़ क्या होती है। इन बातों को देखते हुए, इन सवालों को देखते हुए ये विषय हम लोगों ने रखा। तो मैं यहाँ विषय परिवर्तन का मतलब ये है कि इस विषय को थोड़ा सा खोल भी थोड़ा, इससे हमारी मुराद क्या है साझी विरासत से, और क्या हमारी कोई विरासत है या नहीं, और अगर है तो उसको हम किस तरह देखते हैं, और फिर आप लोग मुख्य वक्ताओं को सुनेंगे। हम जब कहते हैं हम, तो ये हम से हमारा मतलब क्या है। कोई समाज का हिस्सा, कोई शहर, कोई मोहल्ला, कोई गली, कोई देश, तो हमको हम लेते हैं अपने संविधान के बिल्कुल पहले शब्द से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब हम बोलेंगे मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारी विरासत मतलब हमारे देश की, हमारे मुल्क की विरासत। हमारा संविधान जो बना वो बिल्कुल इसी सोच के साथ बना कि ये देश बहुत से धर्मों, बहुत सी जातियों, बहुत से विचारों का है और सबका है। और उसका जो उसके प्रियम्बल जो उसका लिखा गया, जो उसकी प्रस्तावना लिखी गई, उसमें इस बात को बिल्कुल साफ तरीके से लिखा गया कि सबको धर्म की आज़ादी, भाषा की आज़ादी, विचार की आज़ादी, कहीं आने जाने की आज़ादी, व्यापार की आज़ादी, ज़मीन खरीदने बेचने की आज़ादी, सबको सब तरह की आज़ादी और समान है। यानी जाहिर है कि सबका सब चीज पर बराबर का हक है, यानी साझा है सबका। तो साझी विरासत उसकी प्रस्तावना में है। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, इंदिरा गांधी ने किया। आप लोग को शायद ये मालूम होगा कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ मूलाधिकार हैं। शायद ना मालूम हो कि हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, कुछ कर्तव्य भी हैं एक नागरिक के जो हमें करने होते हैं। वो न करने पर बेशक हमें अभी सजा नहीं मिलती, उसमें दंड का प्रावधान नहीं है। हो सकता है 2-4 साल में ये भी हो जाए, फिलहाल नहीं है। तो उस 42nd अमेंडमेंट में जो है उसको मैं बताता हूं कि उसमें क्या आया। 42वां संशोधन 51A कर्तव्यों पर केंद्रित है। उसके 51AF उसका सेक्शन कहता है, धर्म, भाषा, क्षेत्र और पंथ की विविधताओं से परे भारत के समस्त लोगों के बीच भाईचारा और समरसता को हम आगे बढ़ाएं। समरसता मतलब एक कंपोजिट चीजों को, एक कल्चर को आगे बढ़ाएं। ये भी कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो हमारी साझी सभ्यता, ये शब्द है,
कंपोजिट कल्चर इंग्लिश में है, का महत्व समझे और इसे प्रिजर्व करे, सुरक्षित करे, संरक्षित करे। ये संविधान के 42वें संशोधन में संविधान में जोड़ दिया गया। तो अब ये साझी विरासत संविधान का विषय है। हम अगर इस पर बात कर रहे हैं तो भारतीय संविधान के किसी हिस्से पर बात करना चाहते हैं, जिसमें बहुत स्पष्ट तरीके से इस बात को कहा गया है कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसको सुरक्षित और संरक्षित करें। अगर हम इसको सुरक्षित और संरक्षित नहीं कर रहे तो शायद हम कोई गैर संवैधानिक काम भी कर रहे हैं, शायद अपने किसी कर्तव्य को भी छोड़ रहे हैं। तो उसको तो सुरक्षित संरक्षित करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो फिर ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये है क्या चीज जिसको हम सुरक्षित और संरक्षित करना है। हमारे देश में आज 1618 भाषाएं हैं, 6400 जातियां हैं, 6 मुख्य धर्म हैं जिसमें 2 विदेशी हैं, मतलब इस धरती के नहीं है। 29 मुख्य विविध बड़े बड़े त्योहार हैं, अनेकों संप्रदायों की अलग जीवन शैली, परंपरा, भोजन, वस्त्र, यानी हिंदुस्तान एक छोटी मोटी दुनिया है। ये कैसे चल रहा है अगर साझी विरासत नहीं है, अगर साझा नहीं है तो चल कैसे रहा है? जो कहते हैं ये साझा नहीं है, ये एक मिथ है जो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान गढ़ा गया। जब आजादी की लड़ाई हुई तो ये हुआ कि पूरे देश को एक जोड़ने के लिए एक इतिहास कि हमारे पास एक साझी विरासत है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। टू नेशन थ्योरी मुख्य रूप से ये इसका आधार रहा। और 1857 के बाद ये हुआ भी। 1857 तो साझी विरासत का सबसे जीता जागता उदाहरण है। उसके बाद ये हुआ कि एक हिंदू नेशनलिज्म पैदा हुआ, एक सर सैयद साहब के नेतृत्व में मुसलमानों की अपनी अलग धारा निकली, और एक तीसरी धारा जो कांग्रेस के साथ निकली कि ये देश का स्वतंत्रता संघर्ष है, उसने इस साझी विरासत के विचार को पैदा किया और आगे बढ़ाया और मिलजुल कर लड़ने की बात की, जिसका गांधी जिसकी हाइट थे, जिसका उच्चतम स्तर थे। तो साझी विरासत अगर नहीं है, अगर नहीं थी कभी, तो आप ध्यान दें कि इस देश में जो चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य की सीमाएं थीं, वही औरंगजेब की राज्य की सीमाएं थीं। जितना बड़ा मुल्क चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले हिंदुस्तान के राजा ने बनाया, उतना ही बड़ा मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह मरा। बीच में 2000 साल का वक्फा है। अगर साझी विरासत नहीं होती तो इस मुल्क के टुकड़े 1947 में नहीं, बीच में बहुत बार हो गए, नहीं हुए। ये सब तथ्यों की बातें हैं, इसमें कुछ मेरा मन शामिल नहीं है, मेरा विचार शामिल नहीं है। ये संविधान कह रहा है, ये हमारा इतिहास कह रहा है, और ये है। साझी विरासत क्या है जो पूछते हैं लोग? बहुत कम लोग जानते होंगे कि हमारा मुल्क के पास है क्या। मुझे बता दीजिएगा अगर मेरा टाइम होता। मैं 5, 7, 10 मिनट में कोशिश करूंगा कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी विरासत, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी धरोहर है। और बहुत जल्दी मैं आपको एक इशारे में केवल बताऊंगा कि कहाँ से शुरू होकर हम आज तक जो आए हैं, तो उसके बीच में क्या क्या शामिल है। हमारे पास सबसे पुरानी सभ्यता के नाम पर सिंधु सभ्यता है, जो एक पूरी नागरिक सभ्यता है, जिसमें व्यापार था, पूरी दुनिया में व्यापार था, जिसमें नगर संस्कृति थी, जिसमें शहर थे, गलियां थी, किले थे, नर्तकी थी, पूजा थी, सब था। और एक वैदिक संस्कृति थी। आगे या पीछे या साथ ये एक बहस का विषय है, जिसमें ग्रामीण सभ्यता थी, खेत थे, यज्ञ थे, देवी देवता थे, सब कुछ था। आप ध्यान दें कि ऋग्वेद के जो देवी देवता हैं वो इंद्र थे, अग्नि थे, सोम थे, वरुण थे, आज कहीं नहीं है। एक रुद्र थे, सिंधु सभ्यता में एक पाशुपत थे, पाशुपत और रुद्र मिले, एक नया देवता बना शिव शंकर, एक नया देवता का जन्म हुआ। ये हमारी साझी विरासत की। उसके बाद उपनिषद शुरू होते हैं, एक बौद्धिक चीज आती है, वो हाइट है इंटेलेक्ट की दुनिया में। फिर एक बौद्ध धर्म आता है जो सबको नकारता है, जैन धर्म आता है, उनके साथ 6 दर्शन और आते हैं, चार्वाक, सांख्य, मीमांसा, योग, ये सब एक साथ एक समय में रह रहे हैं और ये उसके साथ चलते हैं। इसको लेकर हम आगे चलते हैं। उसी में बौद्ध धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, उनकी लड़ाइयाँ हैं। राजनीतिक छोड़ दीजिए, सामाजिक छोड़ दीजिए, इसी में पतंजलि आ रहे हैं, इसी में पाणिनि आ रहे हैं, इसी में कुषाण आ रहे हैं ग्रीक से, वो भी इसमें गांधार कला आर्ट शैली में शामिल है। उसके बाद उसमें शक आ रहे हैं, और फिर वो गुप्ता साम्राज्य ब्राह्मण आता है, और फिर
सिंधु नदी से मोहम्मद बिन कासिम आते हैं और दक्षिण से शंकराचार्य निकलते हैं। एक ही समय में शंकराचार्य आते हैं और एक ही समय में मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। सूफी संप्रदाय बीच में आता है, मोइनुद्दीन चिश्ती बीच में आते हैं, खुसरो बीच में आ गए, इसी बीच में ये सब एक साथ एक समय में रह रहे हैं, चल रहा है। इसके बाद एक नया धर्म इस देश में आता है, मोहम्मद गौरी के बाद स्थापित हो जाता है, महमूद गजनवी को छोड़ दें तो वो धर्म एक है जिसमें तुर्क है, अफगानी है, अरब है और सब बहुत से लोग हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। और वो धर्म एक अपना पूरा इतिहास लाता है, उसके पास अपनी एक पूरी परंपरा है, सब कुछ है, वो हिंदुस्तान में आकर शामिल होता है। यहाँ पर साझी विरासत को लेकर एक दूसरी सोच है जो कि उसको खारिज करती है या उसको झगड़ा करने की या बहस करने की कोशिश करती है। अब सवाल इसमें यह आता है कि जितनी बार हम साझी विरासत बोल रहे हैं, इसको ना तो किसी बादशाह ने बनाया, ना इसको किसी राजा ने बनाया, ना किसी धर्म ने बनाया, ना किसी पुजारी ने बनाया, इसको जनता ने बनाया। और जनता जो बनाती है उसको आप रोक नहीं सकते। जिस कर्तव्य को आज हमें संविधान में बताया गया, उस कर्तव्य को बिना बताए शायद 800 साल पहले जनता ने समझ लिया था। उसने एक भाषा बनाई, अपना एक कल्चर बनाया, कला संस्कृति में आपको बहुत साफ दिखेगा कि ये कैसे विरासत में आता है। खुसरो उसके उदाहरण है, फिर वो कबीर आता है, फिर वो नजीर आता है, और ये 400 साल तक चलता है। आप ये ध्यान दीजिए इस बात को कि 300 साल तक इस देश पर कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ। आखिरी बाहरी बड़ा आक्रमण तैमूर लंग का था 1398 में। उसके बाद 1757 में अंग्रेज आते हैं। हिंदुस्तान की भारी सीमाएं सुरक्षित नहीं। जाहिर है कि 300 साल तक कोई भारी आक्रमण नहीं हुआ उस मुल्क में जहाँ हर 20-25 साल में जिसका मन होता था चला आता था, घूमते घामते। महमूद गजनवी 17 बार चला आया, घूमते घामते ही गर्मी है, चलो हिंदुस्तान चले, हिल स्टेशन में कुछ लूट लाए। तो मजबूत था कहीं कुछ, ऐसे नहीं। और कला संस्कृति में दिखता है, चीज़ों में दिखता है। फिर अंग्रेज जब आए उनके साथ खोल दो, मैं खोल दूँ लगे। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। फिर अंग्रेज आते हैं, उनके पास एक बहुत विकसित सभ्यता है। विकसित इसलिए कि उनके यहाँ नवजागरण 400 साल पहले हो चुका था, 3 क्रांतियां हो चुकी थी। वो औद्योगिक क्रांति कर चुके थे, वो रूस की फ्रांस की कर चुके थे, वो डेमोक्रेसी 400 साल पहले संसद ले आए थे। एक बहुत विकसित सभ्यता थी। फिर आधुनिक शिक्षा आई, सब आया, वो सब आप जानते हैं। तो इस देश के 4000-5000 साल के समय में कितने धर्म, कितनी भाषाएं, कितने लोग, कितने सब आए, और वो सब आज भी उसी तरह है जितनी भाषाएं हमने बताई है। ये हमारी विरासत है। अब ये साझी है कि नहीं, ये आप लोग तय करेंगे, आप लोग को बताया जाएगा। अगर साझी है तो अगर कोई इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो शायद वो बहुत गलत काम हो रहा है, और वो कर्तव्यों से अलग हो रहा है जो कि हमारे संविधान में है, गैर संवैधानिक कर रहा है। और अगर इसको बचाने की कोशिश कर रहा है तो एक नागरिक के कर्तव्य भी पूरे कर रहा है, एक नागरिक के कर्तव्य भी पूरे कर रहा है, और इस देश के साथ इसकी विरासत को बचाते हुए इसे आगे ले जाने का भी काम कर रहा है। मेरे हिसाब से मोटा मोटा एक विषय है जो कि जिस पर हम लोग को बात करनी है। हमारे पास बहुत विद्वान नंद किशोर आचार्य जी हैं, हमारे साथी शरद जी हैं और गिरिराज जी हैं। आप इन लोग को सुनेंगे, ये लोग आप लोग को इस विषय पर आगे बताएंगे। धन्यवाद।